चलो हमारा आज पहला टॉपिक कौन सा है? टेंस। ग्रामर का टेंस हम आज पढ़ रहे हैं। तो टेंस इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेंस। और उसका हिंदी क्या होगा? काल। और काल को ही क्या बोलेंगे अपन? समय। समय, समय को ही हमको ज्ञात करना है अभी, ठीक है जी। तो यहाँ पे बताया गया है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। टेंस मतलब काल। मतलब काल के कितने प्रकार बताया गया है? 3 प्रकार बताया गया है ना। अब कौन कौन से हैं यहाँ पे बता दिया गया है। परिभाषा क्या बोल रहा है यहाँ पे? काल यानी कि समय है ना, को ज्ञात करने हेतु 3 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से हैं 3 भाग? अच्छा, इसके एक और परिभाषा है। काल या समय के 3 प्रकार होते हैं। इसको बोले चाहे ये बोले बात एक ही बात है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान। वर्तमान। टेंस मतलब काल। काल मतलब समय। समय होता है ना जी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान काल बोल सकते हैं या फिर वर्तमान समय, है ना, वर्तमान समय बोल सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा वाला क्या होता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब अतीत काल। अतीत काल को अतीत वाला समय भी बोल सकते हैं ना जी। और तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब भविष्य। और टेंस मतलब काल यानी कि भविष्य वाला काल। अच्छा, पहले नंबर में दिया है, क्या दिया है? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल यानी कि वर्तमान समय। अब वर्तमान समय किसको बोलेंगे हम? जो अभी चल रहा है। अभी जो चल रहा है उस समय को वर्तमान बोलेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? अतीत। अब अतीत कब बनेगा? वो जो ये अभी चल रहा है, जो समय वर्तमान, वो चला जाएगा तो कौन सा बचेगा? वो चला जाएगा तो अतीत बन जाएगा, है ना। और उसके बाद अतीत, जब अतीत में रहेंगे तो जो समय आने वाला रहेगा वो समय को क्या बोलेंगे अपन? भविष्य काल बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपके क्या? टेंस। अब यहाँ देखें ये क्या बोला गया है कि प्रत्येक टेंस, कौन सा है प्रत्येक टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये है प्रत्येक टेंस। प्रत्येक टेंस के आंतरिक भागों को, प्रत्येक टेंस के आंतरिक भाग। अब आंतरिक किसको बोलते हैं? अंदर वाला भाग, है ना। इनको जानने के लिए इन तीनों टेंस, कौन इन तीनों टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर टेंस को कितने कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब भाई हम किसी चीज को जब तक अंदर से नहीं जानेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर भी क्या है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए आप किसी घर को देखो, सामने से सबका घर इतना अच्छा से सजा रहता है ना। भले अंदर में अच्छा रहे, हो सकता है और अच्छा हो, या तो फिर थोड़ा ऐसे ही रहता होगा, पर हम सामने की जो सजावट को क्या रखते हैं? बहुत अच्छे से रखते हैं। तो अब सामने की जो चीज है उसको देख लिए तो हमको क्या अंदर के भाग का पता चल जाएगा कि अंदर कितना अच्छा है कि कितना बुरा है? ऐसा पता चलेगा नहीं। कब पता चलेगा? जब हम उसके अंदर जाएंगे। अब आपके घर के अंदर, हम तो आपके घर को देखे नहीं है, बाहर से देख लिए। अब हमको इसमें कितने कमरे हैं, कितना अच्छा से बना है, कितना रैक है, कितना क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उसके अंदर जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या चीज होती है। तो उसी प्रकार जो है ये टेंस यानी कि काल को, वर्तमान काल को यहाँ डिफाइन किया गया है कि इसके जब प्रेजेंट टेंस के अंदर जब जाते हैं तो उन कालों को भी अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है। क्या लिखा है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो इसके जो 4 भाग हैं वे कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ क्या लिखा है? प्रेजेंट मींस तो क्या होता है? वर्तमान होता है। क्या होता है? वर्तमान। इंडेफिनिट मींस क्या होगा? अनिश्चित। इंडेफिनिट मींस क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। कोई भी काम होता है वो ये वाला टेंस बताता है कि कोई भी काम जो अगर हो रहा होता है ना, होता है, वो कभी होता है कभी नहीं होता है। इंडेफिनिट नाम है इसका, इंडेफिनिट
इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, नाम ही जैसा है ना, अनिश्चित। ठीक है, तो इसका जो है हिंदी नाम क्या होना चाहिए? इंडेफिनिट का क्या मतलब है? अनिश्चित। दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, टेंस का मतलब काल। तो ये है अनिश्चित वर्तमान काल। अब अनिश्चित वर्तमान काल है मतलब इसमें जो भी काम होंगे ना वो कभी होंगे कभी नहीं होंगे, ऐसा वाला अनिश्चित वाला काम है। इसलिए अब ये अगला देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी होना, जारी रहना, कोई भी काम जारी रखना। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना, हमारा काम क्या है? जारी है ना। तो ये टेंस बताता है कि कोई भी काम क्या हो रहा होता है? चलता रहता है, जारी रहता है। तो जारी रहा। अब ये काम, कोई भी काम अगर जारी है तो उसको क्या मानेंगे? पूर्ण मानेंगे कि अपूर्ण मानेंगे? अपूर्ण। तो उसको बोला जाएगा अपूर्ण। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब जारी होना, कोई भी काम क्या हो रहा होता है? जारी रहता है। तो जो भी काम अगर जारी है तो उसको पूर्ण मानेंगे कि अपूर्ण मानेंगे? अपूर्ण मानेंगे ना। इसलिए यहाँ पे अपूर्ण लिखा गया है। और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और टेंस का मतलब काल। तो क्या होगा इसका? अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब कोई भी काम है जारी है वो अभी पूर्ण नहीं हुई है। तो अगला क्या है इसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट का क्या मतलब है? पूर्ण हो जाना है ना। कोई भी काम अगर जारी है, माना कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जब हम हमारी क्लास अगर समाप्त हो जाएगी ना उस टाइम में क्या होगा? हमारा पूर्ण हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। होएगा नहीं होएगा? तो हम क्या बोलेंगे? हम लोग जो है पढ़ चुके, ऐसे बोलेंगे ना जी। अब यहाँ देखें ये क्या बोला गया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट क्या मतलब है? पूर्ण होना। कोई भी काम हो जो इसमें जारी था ना काम जी। अब ये टेंस बताता है कि काम क्या हो गया? पूर्ण हो गया, परफेक्ट हो गया। इसलिए पूर्ण। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, काल का मतलब टेंस का मतलब काल। तो क्या होगा ये? पूर्ण वर्तमान काल। इसमें कोई भी काम क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। पहले में क्या है? कोई भी काम होता है वो अनिश्चित रहता है। दूसरे में क्या होता है? अपूर्ण होता है, मतलब वो काम जारी रहता है। समझे ना? और तीसरा क्या बताता है? वो काम जारी के बाद क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। अब ये वाला देखें जरा, क्या लिखा है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट का पूर्ण और कंटिन्यूअस का अपूर्ण। और ये प्रेजेंट का वर्तमान और टेंस का काल। तो हम प्रेजेंट टेंस के पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको अपन क्या करेंगे? पढ़ेंगे, है ना। उसके अंदर जाके अपन समझते हैं कि क्या क्या हो। इस ये वाला काल थोड़ा सा क्या है, मतलब थोड़ा सा टफ टाइप से है। बहुत चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। प्रेजेंट टेंस के पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ इसका कुछ चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं। क्या क्या है इस काल में? कौन से काल में? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में, जो अनिश्चित वर्तमान काल है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है इसमें? इस काल के वाक्यों के अंत में अगर ता हूं आता है, जैसे सपोज मैं बाजार जाता हूं, तो लास्ट में क्या आया? ता हूं आया ना। ती है, वह खाना बनाती है, तो लास्ट में क्या आया? ती है। तो कोई भी वाक्य है इंडेफिनिट टेंस के, अगर कोई भी वाक्य लास्ट में ता हूं, ती है, ते हो इस प्रकार से अगर आता है तो समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो। इसके अलावा बहुत से हैं, जैसे क्या? जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है। अगर रहा है आ गया तो वो अलग टेंस कहलाएगा ना। इस काल में जो है केवल ता हूं, ते हो इस प्रकार से वाक्य आएंगे। अगर ये वाला नहीं आया, ता हूं, ती हूं, ऐसा वाला कुछ अगर नहीं आता है तो इंडेफिनिट टेंस के वाक्य नहीं है। आप लोग समझ लेना, ठीक है ना। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। तो अगला क्या बताया गया इसमें? इस टेंस में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, वो बताया गया। कौन सा वाला? एक तो क्रिया वाला,
अक्रिया वाला वाक्य, अक्रिया वाले कैसे होते हैं? मैं खाता हूं, तो क्रिया उसमें क्या है? खाने वाला। लास्ट में ताहू भी आया, आया नहीं आया? और क्या हो सकता है? जितने भी क्रिया वाले, जैसे मैं दौड़ता हूं, दौड़ना, खेलना, खाना, पीना, सोना, नाचना, गाना, ये जितने क्रियाएं हैं ना, तो वो क्रिया वाले वाक्य कहलाएंगे। कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो और फिर लास्ट में ता है, ती है, ऐसा भी आना चाहिए उनके साथ में ना, तब जाके ये इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाएंगे। और अब बिना क्रिया वाला, बिना क्रिया वाले कैसे होंगे आप लोगों को पता है क्या? बिना क्रिया वाले वैसे होंगे कि मेरे पास एक कार है, वो कि नहीं? वाक्य के अंत में ता है तो नहीं आया, पर है आया जरूर, है ना, कि मेरे पास एक कार है। तो एक मेरे पास एक कार में क्रिया वाला लगा क्या? कुछ काम हो रहा है क्या? उसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि मेरे पास कुछ है, कि क्या है? कार है। और दूसरी वाक्य क्या हो गया? मैं एक विद्यार्थी हूं। अब मैं एक विद्यार्थी हूं, इसमें कोई क्रिया हो रहा है क्या? इसमें काम नहीं हो रहा है, इसमें बल्कि ये बताया जा रहा है कि मैं क्या हूं। क्या हूं? मैं एक विद्यार्थी हूं। जैसे मैं बोल सकता हूं कि मैं एक शिक्षक हूं, तो इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा है, परंतु वाक्य किसका है? इंडेफिनिट का है ना, इंडेफिनिट का ही है ना। किसका है? इंडेफिनिट। मैं एक शिक्षक हूं। अगला और क्या हो सकता है? मेरे पिताजी एक किसान है भी बोल सकते हैं, एक डॉक्टर है भी बोल सकते हैं, एक शिक्षक है। तो मेरे पिताजी एक किसान है, ऐसा मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा है, तो इस हिसाब से मैंने इसमें डाला है अपने में से कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो टेंस में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक क्रिया वाला और दूसरा बिना क्रिया वाला। तो देखो क्रिया वाले में ये वाला सूत्र का उपयोग होगा, स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, एस का मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है भाई? हम ही लोग सब्जेक्ट है ना। मैं अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई। हम सब्जेक्ट हुए कि नहीं? बी। सब लोग मिल गए तो कौन होगा? बी। हम हो गए, हम ही लोग सब्जेक्ट है ना। जो कर्ता बोलते हैं, कर्ता, उसी को सब्जेक्ट। ठीक है, अगला इसमें क्या दिया है? भी। अब भी का मतलब क्या होता है? वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया, काम, जो अभी बताया हूं, खेलना, कूदना, जंप करना, है ना। तो ये होता है क्रिया। अब यहाँ पे दिया है B1 और B5, वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो ये अब आपको ये सेंटेंस जब बनेगा तब आपको बता दिया जाएगा कि B1 और B5 की क्या कहानी है। और अदर वर्ड, इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं ना। कहीं आप अलग, आपको कहीं बताया जाए, अलग कोई पढ़ाया जाए, कभी ऑब्जेक्ट करके उसको बोला जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट एक ही है, ठीक है ना। अब ये बिना क्रिया वाला है। बिना क्रिया वाले में भी वर्ब नहीं लगेंगे। जब क्रिया है तो वर्ब लगेगा, और बिना क्रिया वाले में क्या लगेंगे? ये हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? सारे हेल्पिंग वर्ब। अब इस काल के हेल्पिंग वर्ब है, देख लो। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से? इसके इजेमार है, तो कहां पे इजेमार लगेगा? कहां पे हैव हैज लगेगा और कहां डू डज लगेगा? वो आपको जब यहाँ पे क्या होगा, आपका उदाहरण एग्जाम्पल होंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हमको हैव हैज लगाना है, कहाँ डू डज लगाना है, कहाँ इज एम आर लगाना है। ठीक है, अगला क्या लिखा है? क्रिया वाले वाक्यों में, हाँ ये वही चीज बताया कि क्रिया वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होता। क्रिया वाले वाक्य में क्यों होगा भाई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा? क्या भाई क्रिया वाले वाक्य में, ये क्रिया वाले वाक्य में सीधे वर्ब लगेगा ना, सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब लगा देंगे। कई लोग क्या बना देते हैं कि सब जिसको मालूम नहीं होता है वो क्या करते, सब्जेक्ट के बाद उसका हेल्पिंग वर्ब लगा दे, उसके बाद क्रिया लगाएंगे तो वो बात गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या बताया गया है कि क्रिया वाले वाक्यों में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, जो कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये है। क्रिया वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगना है ना। क्रिया वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, और बिना क्रिया वाले में हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब ये है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया गया है? B1 और B5, इसका प्रयोग कब कब होगा? जब सब्जेक्ट क्या होगा?
जब सब्जेक्ट प्लूरल रूप में, प्लूरल किसको बोलते हैं? एक से अधिक लोग होंगे उसको क्या बोलेंगे अपन? प्लूरल बोलेंगे। और सिंगुलर किसको बोलेंगे? जब एक जने सिंगल रहेंगे उसको सिंगुलर। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब लगेगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो प्लूरल मतलब ज्यादा व्यक्तियों के लिए वर्ब का पहला फॉर्म, और वर्ब का पांचवा फॉर्म जब सिंगल रहेंगे तब उपयोग होगा। ठीक है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या है? एग्जाम्पल। क्या है? एग्जाम्पल। अब देखें इन वाक्य, इस काल के वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता ही ती है। इसमें आया है ते है, आया ता है, आए मोहन क्या है? गाता है। और इसमें लास्ट में है आया, इसमें ये बिना क्रिया वाला, इसलिए मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, मेरे पास एक पुस्तक है, हम लोग विद्यार्थी हैं। अब ये इंडेफिनिट टेंस के हैं। आप इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं अपन। ठीक है, तो हम अच्छा इसको पढ़े, हम खाना खाते हैं। अब इस वाक्य को देखें जरा, क्रिया वाला है कि बिना क्रिया वाला है? क्रिया वाला है ना? तो क्रिया वाले के लिए ये वाला स्ट्रक्चर है, दिया है। तो स्ट्रक्चर कहता है कि पहले क्या निकालना है अपन को? सब्जेक्ट निकालना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है देखें जरा आप लोग, हम। तो हम यहाँ देख ले, हम क्या लिखा, कहाँ पे लिखा है? हम ये ना, हमको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बी। तो यहाँ क्या लिखे हैं हम? वी। अब स्ट्रक्चर में क्या लेगा? सब्जेक्ट तो हमने निकाल लिए, क्या है सीधे, क्या ये क्रिया वाला है ना, तो यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब निकालने के लिए बोल रहा है, वर्ब यानी कि क्रिया। अब यहाँ क्रिया देखो कौन सा क्रिया हो रहा है? खाने का ना, ये खाना है जो थाली में परोसा गया है, भोजन जिसको बोलेंगे अपन, है ना? हम यहाँ भोजन भी लिख सकते हैं, परंतु खाना लिखा है, हम खाना खाते हैं। चलो यहाँ खाने का क्रिया है, तो खाने को क्या बोलेंगे अपन? ईट। स्पेलिंग क्या होगी उसकी? E-A-T। ठीक है, वी ईट। अब यहाँ स्ट्रक्चर कहता है कि वर्ब का पहला फॉर्म लगाएं कि वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म। अब हमको कैसे पता रहेगा कि हम इसका पहला फॉर्म लगा, इसका पहला फॉर्म, ये तो वर्ब का पहला ही फॉर्म है, V1 क्रिया का मूल रूप है ना। हमको अगर पता ही नहीं है तो हम कैसे पता रहेगा कि हम पहला लगाएं कि पांचवा? तो ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है, जो करता होता है वो डिसाइड करता है कि हमें क्रिया का पहला रूप लगाना है या पांचवा। तो यहाँ भी बताया गया है, देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? हम, ये हम है, बी ना। अब ये किसके अंतर्गत आता है? देखो जरा, प्लूरल। प्लूरल है ना, और प्लूरल का मतलब क्या होता है? व्यक्ति ज्यादा लोग रहते हैं। तो वर्ब का कौन सा रूप लगता है? पहला रूप। तो ये ऑलरेडी लगा हुआ है पहला रूप, है ना, वी ई। अब इसके लिए अब देखें अदर वर्ड। अदर वर्ड के लिए कोई वर्ड है? हम का वी हो गया, और ये क्रिया का ईट हो गया। अब बचा कौन सा वर्ड? खाना। अब खाना को क्या बोलेंगे अपन? फूड। FOOD हो गया कंप्लीट। अगला पढ़ो इसको। मोहन गाता है। अब मोहन गाता है, यहाँ पे क्रिया वाला है, इसलिए कौन सा स्ट्रक्चर? यही वाला फॉलो करेंगे, है ना। सब्जेक्ट कौन सा इसमें? मोहन। मोहन का मोहन ही लिखेंगे अपन, मोहन। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? वर्ब निकालो। वर्ब कौन सा इसमें? गाने का। तो इसमें क्या लगा दे अपन? गाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? SING, सिंग। अब यहाँ देखें सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? हमें वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म लगाना है ना, तो कौन सा लगाएंगे हमें? ये मोहन सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। इस तरफ है भाई, नाम वाला है, देखो नाम, ये नाम वाला सेंटेंस है ना, मोहन वाला। तो यहाँ पे नाम है, तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? तो पांचवा फॉर्म लगाने के लिए हम क्या करते हैं? S लगा देते हैं। तो यहाँ लगा दे हम S। ये कौन सा बन गया? पांचवा फॉर्म बन गया। वैसे 5 जैसे दिख रहा है ना। तो मोहन क्या हो गया? ये सिंग्स। अब यहाँ अदर वर्ड के लिए है कुछ? नहीं है, तो
स्टॉप। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक हवाई जहाज है। तो अब मेरे पास को क्या, आई है। जब भी आपको ऐसा कोई भी सेंटेंस बने, मेरे पास वाला या उसके पास वाला, है ना, या मोहन के पास या राम के पास, तो ये उसके पास हैव लगा लेंगे। अब यहाँ देखना हैव के लिए ये वाले सारणी टेबल बना हुआ है। मेरे को क्या बोलेंगे, आई, और पास होने का हैव, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास। आई हैव मतलब मेरे पास। अब एक को अच्छा, ये इसको पढ़ने में हमें क्या पता चला, ये क्रिया वाला वाक्य कि बिना क्रिया वाला? तो ये वाला तो फॉलो नहीं होगा, ये वाला होगा, होगा ना? तो सब्जेक्ट क्या है, मेरे, इसलिए यहाँ पे देखें जरा, मेरे पास मतलब आई हैव हो गया। अब यहाँ आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा, देखो आई के साथ में हैव लगा है ना, तो आई हैव लग गया। और क्या बचा है, सब्जेक्ट लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब। अब ये एजेम मार्क नहीं लगेंगे, ये वाले हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक लगेगा। ठीक, तो हैव लग गया। अब अदर वर्ड क्या है, एक हवाई जहाज, ये अदर वर्ड बचा है ना, अदर वर्ड के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। अब एक हवाई जहाज, एक हवाई जहाज को क्या बोलेंगे, एरोप्लेन। एक को बोलते हैं ए, और हवाई जहाज को बोलते हैं एरोप्लेन। इसका स्पेलिंग है AEROPLANE, एरोप्लेन। अब यहाँ ए है, देखना ध्यान रखना, ये जो वर्ड है ये किससे स्टार्ट हुआ है, वॉवेल से कॉन्सोनेंट। आप जब भी कभी अगर कोई वस्तु को गिनने में आए, एक वाले वर्ड में, एक संतरा हो, एक एप्पल हो, है ना, या फिर एक गाड़ी हो, या एक कोई बैग हो, एक बुक हो, तो ऐसे अगर एक एक चीज जो गिनती में आए, तो उसका पहला वर्ड को देखना कि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है या वॉवेल से स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना, अगर वॉवेल से होता है तो वहां पे एन लगा देना, क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट हुआ है इसलिए एन लगा है ना जी। ठीक, तो आई हैव एन एरोप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक आप समाप्त करते हैं, और 3 ठो आप लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ देख ले भाई इसको, अच्छा इसको बता दूं मैं, ये हैज वाला, जब पास वाला, किसी के पास वाला, जैसे ये दिया उसके पास एक पुस्तक है, तो पास होने वाले के लिए ये वाले आप लोग हैव या हैज लगा रहे हैं, इनका सिंगुलर और प्लूरल देख लें। और टू डैश कहाँ होते हैं उपयोग, ये तो नेगेटिव वाक्य में होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं, जब नेगेटिव वाक्य बनते हैं ना, तब इनका उपयोग होता है, डू डज। अब डू कहाँ लगेंगे, प्लूरल के समक्ष, और डज कहाँ लगेंगे, ये सिंगुलर के समक्ष। और फिर और क्या दिया है, नेगेटिव वाक्य में बता दिया, और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक जो वाक्य होंगे ना, उनमें उपयोग होंगे डू और डज। तो हम आगे के सेशन में ये भी क्लियर करेंगे। ठीक है।